हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग गांधी सेमेस्टर 5 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लेसन के बारे में, यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में। पॉलिटिकल साइंस के जो इसमें राष्ट्रवाद वाला लेसन है, राष्ट्रवाद। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के जो तत्व हैं और राष्ट्रवाद के क्या कारण हैं। ठीक है, किस वजह से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो और बाकी जो इसकी पीडीएफ आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से कुछ आने वाला है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के तत्व और उसके उदय के कारण बताइए। तो साधारण शब्दों में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो राष्ट्रवाद शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। इसको हम सरल भाषा में यूं समझ सकते हैं कि किसी भी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वहां के लोगों में एक दूसरे के लिए एकजुटता और आपसी समन्वय की भावना जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसमें लोगों के बीच सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एकजुटता की भावना जब बनने लग जाती है तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तब हमें वहां क्षेत्रीय भावना देखने को मिलती है। अर्थात उस काल में ज्यादातर राजा अपने ही क्षेत्र तक का हित देखते थे और भारतीय राजाओं में एकजुटता की पूरी कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ हम अगर भारतीय राजाओं में पहले ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती तो भारत तो कभी गुलाम बनता ही नहीं। और 1200 के आसपास से मुस्लिम आक्रमणों के बाद मुस्लिम राजाओं की गुलामी और उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी, ये सब राष्ट्रवाद की कमी के ही उदाहरण है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई 900 वर्ष तक तकरीबन जो है भारत गुलाम रहा है, जिसमें कि 700 वर्ष तक मुगलों के और 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहा। तो यह खोई हुई राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में एक बार फिर से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे जागने लग गई थी, जो बाद में जाकर इतना बड़ा रूप ले लेती है कि फिर अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ी थी। तो राष्ट्रवाद के अगर हम तत्व की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवाद के जो तत्व हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर कि उसके तत्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रवाद के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। आइए उन तत्वों को जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा जो है हमारा पहला तत्व है इसका, राष्ट्रवाद का। तो इसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी कि किसी भी भौगोलिक सीमा क्षेत्र में वहां के लोगों में एकता की भावना होना। ठीक है, तो उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अब आगे अगर हम देखें इसको तो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्रवाद का धीरे धीरे बढ़ने वाली विकासशील प्रक्रिया है, जो समय के साथ साथ बढ़ते हुए घटते हुए लोगों के अंदर जन्म लेती है। विभिन्न संप्रदायों के बीच विभिन्न आधार पर एकता, अलग अलग संप्रदायों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर एक दूसरे से एकता की भावना का जन्म लेना। जब ये राष्ट्रवाद के तत्व मिलते हैं तब वहां के लोगों में एकता की भावना उत्पन्न होती है और उसी को हम राष्ट्रवाद के नाम से भी जानते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण की अगर हम बात करें तो उसके क्या क्या कारण रहे हैं, किस वजह से राष्ट्रवाद जो है भारत के अंदर उत्पन्न हुआ है, तो उसके भी हम कारण यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कारण रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब भारत में राष्ट्रवाद की भावना लोगों में धीरे धीरे बढ़ने लगी तब इसने एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। परंतु इसके क्या कारण थे जो कि एकता की भावना भारतीयों में उत्पन्न होने लगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर अब उसके कारणों के बारे में कि उसके कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण आता है 1857 की क्रांति, जिसको कि सभी भारतीय लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने हमारे 1857 की क्रांति वाले आर्टिकल में जाना था कि कैसे 1857 में भारतीयों में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूटा और एक अच्छे मनोबल और अपनी भूमि के लिए प्रेम, ये सब भारतीयों में प्रारंभ से राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। नंबर टू, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको पता होगा ए ओ ह्यूम जो थे, इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले जो था वो चुनाव चिन्ह जो था वो दो बैलों का जोड़ा था। 1857 की क्रांति के बाद भारत में जब छोटे छोटे दल बनने लगे तब इस क्रम में 1885 में एक बड़े दल या संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अधिवेशन करके वहां के लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया और इसके साथ अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदायों के लोगों को उन अधिवेशनों में अध्यक्ष बनाया ताकि भारतीयों में इस स्वतंत्र संग्राम को लेकर अपनापन दिखाई दे।
इस कारण कांग्रेस की स्थापना होना उनके भारत के लोगों को और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उसमें एकता की भावना पैदा करना भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। तो ब्रिटिश शोषक नीतियां, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है आपका ब्रिटिश शोषक नीतियां, जिसके अंदर अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थी जिसके कारण भारतीय प्रताड़ित हो रहे थे और उन नीतियों से आजाद होने के लिए भारतीयों में एकता का उदय हुआ। जब कभी भी किसी चीज को प्रेशराइज किया जाता है तो उसके बाद में वहां पे यूनिटी जन्म लेती है, तो सेम यूनिटी यहाँ पर निकल कर सामने आई। जैसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसकी वजह से भारतीय रियासतों पर, रियासत यहाँ पर आप शायद समझते होंगे रियासत का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम रजवाड़े से पहचान सकते हैं, रजवाड़े नहीं समझ में आते हैं तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजा महाराजाओं का जो शासन था, राजा महाराजा जहाँ रहा करते थे, जिनका वो जो शासन था उनका, उसी को हम क्या कहते हैं, देसी रजवाड़े कहते हैं। भारतीय रियासतों में विद्रोही की भावना उत्पन्न हुई थी और उसी प्रकार से वेलेस्ली की सहायक संधि, जिससे अंग्रेज भारतीय राजाओं को अपने अधीन करते जा रहे थे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा भारतीय ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉल्ट एक्ट जो था वो लागू करना भी एक कारण बना और इन्हीं सब अंग्रेजों की बहुत सारी शोषक नीतियों से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर भारतीयों में एकता का उदय हुआ। और भारतीयों के प्रयासों से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की शोषक नीतियों की वजह से भी भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इसमें अगर हम सॉरी आर्थिक कारण की बात करें तो भारत में उस समय दो प्रमुख क्षेत्र थे जो भारत के आय का स्रोत थे, वे थे कृषि और उद्योग। और अंग्रेजों ने इन दोनों क्षेत्रों में ही नीतियां चलाई के कारण भारतीय प्रताड़ित होने लग गए थे और इस वजह से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंग्रेजों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में बंदोबस्त की नीति शुरू कर दी गई और महालवाड़ी बंदोबस्त और रेतवाड़ी बंदोबस्त और इन सभी व्यवस्थाओं के चलते किसान वर्ग बहुत प्रताड़ित होने लगे और जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत कच्चे माल का उत्पादक और तैयार माल का बाजार बन गया था। दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र भी अंग्रेजों की नीतियों के कारण प्रताड़ित होने लग गया था। जो कि लघु उद्योग भारत में चला करते थे वह धीरे धीरे समाप्त होने लग गए थे, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यूरोप में तैयार माल को भारत में लाया जाता था और बेचा जाता था, जिससे भारत में बने उत्पादकों की लोकप्रियता कम होती चली गई। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया, जिसमें भारतीयों को समझ आ गया था कि अंग्रेज भारत में भारतीयों की भलाई के लिए नहीं बल्कि भारत का धन लूटकर अपने देश में ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद में कुछ सामाजिक कारण थे यहाँ पर, तो सामाजिक कारणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में हमें यह भी देखने को मिला कि भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महानायकों ने ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाए और जिसमें उन्होंने समाज में चल रही बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन महानायकों ने इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को चलाने के क्रम उन्होंने जो एकता की भावना और भारत के लिए प्रेम का संचार भारतीयों में किया, उसके कारण भी भारत के लोगों में एकता की भावना का उदय होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सांस्कृतिक कारण, तो इसमें बहुत से कारण रहे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इन सांस्कृतिक कारणों में से कुछ ब्रिटिश नीतियां भी थी जो अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए लागू की। जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने कार्य क्षेत्रों में काम करने के योग्य बनाने के लिए और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। जैसे कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, जो वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है। इसकी वजह से भारतीयों में संवादहीनता देखने को मिलती थी और ऐसे में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा में भारत में एक भाषा का संचार किया, जिस कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में एक ही भाषा में बोल सकते थे और एक दूसरे की भावना को समझ सकते थे, जिस कारण भारतीयों में परोक्ष रूप से एकता बढ़ने लगी, यानी इनडायरेक्टली जो है एकता बढ़ने लगी। इसके साथ साथ इस आधुनिक शिक्षा के कारण भारतीयों को विदेशी ज्ञान भी मिला, जिससे विदेशियों में क्रांतियां हुई, जिसकी वजह से भी परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली रूप से भारतीयों में एकता का उदय हुआ। इसके साथ साथ इस आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भारतीयों ने समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकालना भी शुरू कर दिया था, जिसके कारण वे अपने विचारों और दूसरों के समक्ष ज्यादा प्रभावशाली रूप से देख सकते थे। जैसे कि भारत के महानायकों ने अपने अपने समाचार पत्रों और पत्रिकाएं निकाली थी और उसी की वजह से भारत में एकता की भावना का उदय हुआ।
आगे है जैसे कि अंग्रेजों ने रेल को भारत में तैयार हुए कच्चे माल को बंदरगाह तक लाने और तैयार माल को बंदरगाह से ले जाकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाने और अपने संचार माध्यम के लिए शुरू किया था। परंतु इसी रेल व्यवस्था ने भारतीयों को भी एक दूसरे से काफी हद तक जोड़ने का काम किया। इसके अलावा बहुत से विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव भी हैं जिनकी वजह से लोगों में जुड़ाव हुआ और एकता की भावना पैदा होने लगी, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र में शिवाजी और गणेश महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिसकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि पीडीएफ जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।